Hello everyone, this is your friend, your mentor, your guide, CACS, स्पर्शदानी this side. So as promised मैंने आपको बोला था जैसे ही ICI से कोई मटेरियल आएगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी एन ओवरव्यू ऑफ द केस स्टडीज जो उन्होंने ICI ने रिलीज की है। हम 3 केस स्टडीज 1 2 3 आज कवर करेंगे, ओवरव्यू एक लेंगे। इसमें कुछ भी इन डेप्थ ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे कि क्या कैसे, वैसे भी केस स्टडीज है तो एक जनरल एक हम, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस आईसीआई पूछेगा और किस तरीके से उनको अप्रोच करना है, बस ये चीज आप समझेंगे। डरना कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो मुझसे नहीं होगा यार, अभी बहुत समय है हमारे पास, बहुत सारी चीजें फिगर आउट हम कर लेंगे और बहुत सारा मटेरियल मैं आपको दे दूंगा तब तक। अभी जस्ट एज एन समझ लीजिए कि हम और आप एक ओवरव्यू ले रहे हैं सब्जेक्ट का कि किस तरीके से एग्जाम में इसको अप्रोच करना है, किस तरीके से इसकी केस स्टडीज आने वाली। देखो, पहली केस स्टडी है मोस्टली एक जो मैंने एक चीज देखी, एक मैं गुड न्यूज बोलूंगा उसको कि मोस्टली केस स्टडीज में जो एस्पेक्ट है दैट इज योर टैक्सेशन। मोस्टली केस स्टडीज में टैक्सेशन का एस्पेक्ट है। व्हाई इज इट अ गुड न्यूज? बिकॉज अगर कोई सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं, सेकेंड ग्रुप वाले हैं जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा ये अच्छा हो जाएगा बिकॉज टैक्सेशन आपका फेवरेट, मतलब आपके ग्रुप में है ना सब्जेक्ट, तो वो तो आप एनी हाउ पढ़ेंगे ही, तो एक टैक्सेशन आपके लिए वो चीज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चल सो लेट्स बिगिन। तो देखो बता रहा हूँ पहली केस स्टडी कैसी है। सिंपल सिंपल है, समझ लो। आप सीए हो, आप आपके क्लाइंट्स है बाहर के, इंडिया के, सब आप बहुत बड़े आदमी हो, रईस आदमी हो। ठीक है, एक आपके एच एन आई क्लाइंट्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मिस्टर पी। उन्होंने आपको कॉल किया, इंक्वायर किया कि उन्होंने न्यूज में पढ़ा कि भैया जो उनके म्यूचुअल फंड्स है उन पे अभी टैक्स रेट बढ़ने वाला है। एंड जो आया था अभी, याद है आप लोग का कि जो भी नए अभी 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो भी म्यूचुअल फंड आप अगर सेल करेंगे तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही बोला जाएगा। वो सम वैसे दिया था, वो कंडीशन थी सारी, तो वो सब चीजें उन्होंने, सपोज इन्होंने ये चीज पढ़ी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? Rally Consultancy, an AMFI registered mutual fund distributor through which mutual fund investment were made, was continuously forwarding message received from AMFI to his mobile. वो बार बार उसको मैसेज भेज रहे थे। The message were at best cryptic and required investor to be in touch with their chartered accountant and tax consultant. उन्होंने मैसेज में दिखा था ऐसा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से आके मिलिए। फालतू की बकवास, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, कोई मतलब नहीं, फालतू में घूमना है। उसके बाद अब देखो पोर्टफोलियो, इम्प्रेसिव, आहा, 50 करोड़ का इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो। ठीक है, अब उन्होंने सब ये फालतू के ठीक ठीक ठीक, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये देखो, ये डेट आगे, आगे आप समझ जाओगे। आप समझ गए होंगे डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये डेट है। ठीक है, उसके बाद 5 लाख एक लिक्विड फंड में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। अमाउंट छोटा है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि ये दोनों जो फंड है, डेट फंड है, 1 and 2 and 3 and 4 इक्विटी फंड। उसमें ज्यादा ही बताया कि जो डेट फंड है उसका 30% किसमें है, इक्विटी में, ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, एंड इक्विटी फंड इन्वेस्टेड 70% इन डोमेस्टिक, मतलब इनमें 70 में। ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो समझो। पढ़ने के लिए बहुत समय है, ओपन बुक रहेगा, हर चीज रहेगी, सब रहेगा, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं। ट्रस्ट, बहुत अच्छे से अप्रोच करो। ठीक, चल आगे। फिर सारी सारी चीजें बता दी, ये बता दिया, डेट फंड भाई ठीक है, ये वो कि इंटरेस्ट रेट जाएंगे ऊपर, तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वो। ठीक है, जो भी है सारे हैं। अब देखो, अब अब क्या हुआ कि इन और उनकी बातों बातों में बात बढ़ गई, और क्या हुआ, उन्होंने अपना बताया कि भैया ये मैं म्यूचुअल फंड बेच के क्या करूंगा, गोवा में विला खरीदूंगा। ठीक है, और वो 65 के है, एज बता दी आपको यहाँ पे, एंड वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, हाँ क्वालिटी टाइम इन द सीनिक ब्यूटी ऑफ गोवा। हाँ, क्या बात। In fact, it transpires that he's going to make an advance payment of 1 crore to the owner of villa, Mr. Christopher, an Indian citizen who is non-resident. Indian citizen who is non-resident. ठीक है, उसके बाद नॉन रेसिडेंट ओनर ऑफ विला हैड एक्वायर्ड हिज एंसेस्टर प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड विल ऑफ हिज डेड फादर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार लिख लो ना, आगे तो पता चलेगी। चीजें जो जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ही लग रही है ना, सिर्फ वो हम आप कर देते, कुछ नहीं करना। देखो, वैसे जनरली ना हम डायरेक्ट क्वेश्चन से अप्रोच करते हैं, बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी है यहाँ पे, पता नहीं कब कौन सी चीज ऐड कर दे।
तो एक बार अपन ये अप्रोच से करते हैं कि पहले अपन एक बार केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे अपन एक्वायर हो जाएंगे ना धीरे धीरे से आपको मैं क्वेश्चन वाली अप्रोच भी इसमें बता दूँ। ठीक है, चलो। कंसिडरेशन कितना था? 5 करोड़। एडवांस कितना दे दिया? सब क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ है ही नहीं दिक्कत, अभी तो समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना रीजन बताया, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बताया जो क्रिस्टोफर है, फिर उनसे ही बात हुई। अब उन्होंने बोला कि मैं अपना जो भी ये पैसे आएंगे ये मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? एनएचआई बॉन्ड में। क्यों? मुझे कैपिटल गेन टैक्स बचाना है। ठीक है, समझ गए। और एक और चीज है कि वो इंडिया, वो जिस कंट्री में है उसका इंडिया के साथ टीटी डबल ए नहीं है, और उनको रिपैट्रिएट करना है अपनी दूसरी कंट्री में। सिंपल। अभी तक सब इजी समझा ना? चलो क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, पहला देख। इन्वेस्टेड इन 10 crores इन एसबीए लाइफ आर्बिट्राज फंड। फिर यहाँ पूछ रहा है आर्बिट्राज फंड क्या होते हैं? पता है आपको आर्बिट्राज फंड क्या होते हैं? क्या होते हैं? जिनमें डेट से ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है और इक्विटी से कम वॉलेटिलिटी। क्या बोलते हैं? डेट से ज्यादा रिटर्न और इक्विटी से कम वॉलेटिलिटी। तो ये मेरे ख्याल से आंसर ये होगा। Such funds tend to provide better return than debt. However, they have lower volatility in compensatory equity. Besides, they seek to capitalize on price differential between spot and future market. अब arbitrage का मतलब तो वही होता है ना, कोई भी डिफरेंस का जब हम बेनिफिट लेते हैं, टेकिंग बेनिफिट ऑफ सम डिफरेंसेस, दैट इज द आर्बिट्राज। तो यही है आर्बिट्राज। देखिए कितना सिंपल है। समझ रहे हो ना किस तरीके से आप अप्रोच करोगे? अब ये आपका एसएफएम में नहीं भी हुआ होगा तो भी आपको तो ये चीज पता ही होगी ना, मतलब आपका अगर बहुत ग्रुप नहीं भी है तो भी आपको एक चीज तो पता ही होगी ना। और उसके साथ आपके पास ओपन बुक रहेगा तो क्या क्या चीजें रहेगी हम उसके लिए भी बताएंगे। आप किस तरीके से एक बार ना हम पूरा इस सब्जेक्ट को एकदम पूरा खोल के निचोड़ के एकदम पूरा एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे हम इसकी चीट शीट पे निकाल लेंगे। तो बिल्कुल डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल सीएस कॉस्ट डुडानी। बहुत सारी चीजें आपको आईबीएस दैट इज योर इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन इससे रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने। चलो ठीक है, समझ गए। उसके बाद एनएवी हमने देखा, व्हाट लाइकली टू इम्पैक्ट इफ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, डेट फंड की वैल्यू कम हो जाएगी, एनएवी गिर जाएगी, इट विल फॉल। ठीक है, देख लेंगे यही होगा मेरे ख्याल से। तो अब अब ये क्वेश्चन है उसका कि क्या उनको 10 लेने की जरूरत है क्या, और ये है क्या, वो है क्या? द आंसर आई गेस इज दिस। आंसर इज दिस। अब ये क्यों? टैक्स आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ज्यादा इन डिटेल नहीं बताऊंगा। आंसर ये है, आप समझ जाओगे जब आप टीडीएस का पॉइंट पढ़ोगे। सिंपल सा पॉइंट है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। टीडीएस का एक सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट। ठीक है, आपके ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का, ये तो ज्यादा इसमें हो हल्ला करने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक सा पॉइंट है आपका, जब टीडीएस पढ़ा हुआ होगा या जो लोग टीडीएस पढ़ते हैं उनको समझ में क्या होगा कि ये क्या पॉइंट है। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट, कोई ज्यादा उतना है। ठीक है, चल। उसके बाद लास्ट में क्या था? एनएचआई बॉन्ड। अब हमने क्या देखा था? एनएचआई बॉन्ड भैया कोई भी ले सकता है। तो मेरे ख्याल से आंसर ये हो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर उनका देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर उनका बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर है तो उनके पास लीगल ऑब्लिगेशन है इनकम। देखो, ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट अगर वो रहे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का है तो रिटर्न तो फाइल कराना ही है उनको। और दूसरी बात लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि एग्जेप्शन से लिमिट से अगर ऊपर जा रहे हो, जैसे लीगल ऑब्लिगेशन टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, क्लियर है? ये भी आप टैक्स का ही पॉइंट है, समझो कितने सारे पॉइंट्स आप अभी तक देखो, ऑलमोस्ट पॉइंट आपको टैक्स के सब। अब ये एक सिंपल सा आपको लॉ का पॉइंट है। मिस्टर क्रिस्टोफर प्लान्स टू रिपेट्रिएट फ्रॉम इंडिया सेल्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ बिल। फेमा का एक सिंपल सा आपका पॉइंट, सिंपल सा एक फेमा का पॉइंट है। और यहाँ पे आपको पता है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट तो कौन से कर सकता है? एनआरओ अकाउंट से वो रिपेट्रिएट कर सकता है। सिंपल सा पॉइंट, सिंपल सा। आप अगर फेमा का एक ओवरव्यू भी लोगे ना तो आपको ये चीज क्लियर हो। सिंपल सा एक पॉइंट। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है। मैं यहाँ पे आपको इन अ वे कोई ये नहीं बता रहा कि क्या कैसे पढ़ना है क्या। मतलब वो तो अपन बिल्कुल 100% बताएंगे। बट एज ऑफ नाउ वी आर गेटिंग एन ओवरव्यू कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये भी देखो, ये भी यहाँ पे ना जो आपके टैक्स इम्प्लीकेशन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बतानी। उसके बाद और अगर 10 करोड़ बढ़ा टैक्स ऑन रिडम्पशन ऑफ अबव इन्वेस्टमेंट, और अगर 3 साल से ज्यादा, और अगर ये यहाँ पे जो नया रूल आया है
एटीआईसी का वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। वो सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताया ना, 23 अप्रैल के बाद तो फिर वो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल के, सॉरी, अप्रैल 23 के बाद तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कंसिडर करेंगे वो सब। तो ये सब टैक्स की आपको दोनों दोनों आपको कैपिटल गेन में पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद ये एक फेमा का पॉइंट है क्या, कि अगर वो नॉन रेसिडेंट है बेच सकता है क्या? क्यों? अब हम याद है मैंने आपको बोला था एक पॉइंट ऊपर हमने देखा था क्या, कि उसको इनहेरिट हुआ है। हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई एज अ जो अभी नॉन रेसिडेंट है बट उसको इनहेरिट हुआ था कोई रेसिडेंट, जब जब वो रेसिडेंट था तब उसको इनहेरिट हुआ था, तो वहां पे उस केस में वो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को सेल या एक्वायर या होल्ड कर सकता है। तो इस केस में वो सेल कर सकता है। फेमा का सिंपल सा पॉइंट है। अब देखो ये सब, अब आपको लगेगा कि सर इतना सारा पढ़ना, कुछ भी नहीं है। आप अगर देखोगे ना इन डेप्थ में तो कुछ भी नहीं था। टैक्स का तो आप वैसे भी अभी पढ़ोगे ही पढ़ोगे, अब पढ़ा हुआ है तो आपके लिए तो ये सब चीज सिंपल थी। आप देखो सिर्फ ओवरव्यू क्वेश्चन था, ज्यादा कोई इन डेप्थ क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था। तो ये केस स्टडी का ऑलमोस्ट आंसर आप देख लेना। और मेरे ख्याल से तो सारे आंसर ही जो हमने देखे वैसे ही होंगे, और कुछ रहा भी तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन भी पढ़ेंगे ना, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चल तो एक आपका ये केस स्टडी वन हो गया। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। एक फास्ट फटाक से अपन केस स्टडी टू भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये सिर्फ ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से केस स्टडीज रहेंगी और किस तरीके से हम उनको अप्रोच करने का ट्राई करेंगे। कुछ नया भी आ गया तो आपके पास मैं बताऊंगा क्या क्या मटेरियल आपको लेके जाना है। सब चीजें हम उसको रोल आउट करेंगे एकदम बिल्कुल बारीकी से बारीकी चीज जो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करे। वी विल बी प्रिपेयर विद दैट। ठीक है। अब ये देखो वीवीएस स्टार्टअप से रिलेटेड है, मैं आई एम श्योर कि कोई स्टार्टअप का टैक्सेशन का यहाँ पे चीजें होगी। ठीक है, ये ऐसा पढ़ लेना ये डीपी, हाँ ये सब चीजें देखो यही है। Grofine issued share to investors who are familiar with EdTech. Startup Grofine has issued equity shares having face value. The fair market value of equity share is 11%. The existing grade of share capital दिया हुआ है। Grofine is still at nascent stage. However, it has already launched its products. ठीक है, ये सब चीजें हैं। Business to grow, needed, talented business। तो यहाँ पे ESOP की बात आ गई। ESOP में मेरे ख्याल से टैक्सेशन का पॉइंट डाल सकता है यहाँ पे। Access shown interest in joining, हाँ टैक्स implication देख रहे हो आप? वापस से क्या हुआ? टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स ज्यादातर चीजें तो आप देखोगे ना इसमें मोस्ट, मैं जैसे जिस तरीके से ट्रेंड देख रहा हूँ, टैक्स के पॉइंट अच्छे खासे रहेंगे। दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू, क्योंकि ऑलरेडी आपका टैक्स तो पड़ेगा ही। तो दैट इज अ ग्रेट 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 एडवांटेज फॉर यू। ठीक है, चल समझ। Growfine is planning to merge another startup company. Their founder are clueless. ठीक है, मर्जर मर्जर के रूल्स आ गए, कंपनीज एक्ट। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप, ब्रिंगिंग वैल्यूएशन थी। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इन द गिवन स्टडी, फाइनेंस ब्रॉट बाय इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। हाँ, जो खुद अपना पैसा लगाते हैं वो कौन होते हैं? परियां, मतलब फंडिंग बाय एंजल इन्वेस्टर। हम एंजल रहते हैं ना, परी, फंडिंग बाय एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है। The founders of Growfine believe that some benefits are available to startup. टैक्स लॉ, याद है क्या आया था, क्या आया था? एक स्टार्टअप अपना कितने साल तक प्रॉफिट वो कर सकता है? 3 साल तक। कितना? फॉर 3 consecutive years आउट ऑफ 10 years। 3 साल तक आउट ऑफ 10 मोस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स ना, अप टू 100%। दिस इज द आंसर, आई गेस दिस इज द एलिजिबल बिजनेस या इंटरनेट, ये भी सर्टिफिकेट भी था मेरे ख्याल से। यस यस, दिस इज द सिंपल सा पॉइंट था। टैक्सेशन का आप पढ़ोगे तो ये आएगा पॉइंट, ये 100% ये पॉइंट है एटीआई से। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। उसके बाद टैक्सेशन वुड बी ओके, ईसॉप से रिलेटेड फिर वहां पे टैक्सेशन की बात आई। मतलब देख लो यहाँ पे भी आपका टैक्सेशन का ज्यादा। ठीक है, समझ लो एक आप ओवरव्यू यहाँ पे अपन ले रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, किस तरीके से अप्रोच करना। स्टार्टअप इज प्लानिंग मर्जर विद अनदर engaged in similar activities. It is requiring proposed scheme with NCLT in final order. ठीक है, register of it liquidator and approval of the scheme by after approval of the scheme the same ठीक है, you know notice given to scheme to register after and approval to scheme both after approval scheme RD register of the liquidator scheme and RD। ठीक है, if filing NCLT after following a fast track procedure। समझे? NCLT का कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। Which of the following is not a factor to be considered for valuing a startup? क्या क्या नहीं देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं? पास परफॉर्मेंस, आई गेस पास परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं देखते हैं हम स्टार्टअप के लिए, क्योंकि पास परफॉर्मेंस, यस, है ना, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं है, हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं है ना। और हमने वो भी देखा स्टार्टअप के केस में क्या था, एनसीएलटी को फाइल करने की जरूरत नहीं है। किस किस को दे दो?
रजिस्ट्रार को दे दो, लिक्विडेटर को दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो जो आरडी है। और आपको अगर आरडी ने बोल दिया तो आरडी यहाँ पे ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये आपके देखो यहाँ पे भी अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी अपन देखेंगे तो इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10 टैक्स इम्प्लीकेशन। ओके, हाँ, ये वही है टैक्स टैक्स एग्जेप्शन का, ये देखो ये आंसर होता है। ठीक है, मेरा कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी व्हिच इज पब्लिकली मतलब मैंने व्हिच इज अ प्राइवेट कंपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एंजल टैक्स याद आया था, एंजल टैक्स मतलब क्या कि फेयर मार्केट वैल्यू से अगर आपको ज्यादा मिलता है तो वहां पे क्या लगता है, एंजल टैक्स। ये वहां पे सब पोजीशन थे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग पढ़ोगे टैक्स में तो ये सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग को ये कवर हो जाएगा। सिंपल सा ठीक। और नहीं भी तो अपन ओपन बुक है तो लेके तो जाएंगे ही ना अपन। ठीक है। Startup Growfine is also planning to approach other investors with business development. What specific points while carrying out due diligence of startup? Due diligence. स्टार्टअप की ड्यू डिलिजेंस में क्या देखोगे भैया, फाउंडर का बैकग्राउंड देखोगे, प्रोडक्ट का चेक करोगे, हर चीजें हैं उसके, वो सब चीजें ये देखो। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स देखो, बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स क्रेडेंशियल वुड बी लिंक टू फ्यूचर की बात है, ये वो मतलब दुनिया भर का अपना ज्ञान दे देना, क्या क्या ज्ञान हो आपको ये सब। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, एसएम में भी कंसिडर कर सकते हो ड्यू डिलिजेंस से, किसी में भी आप कंसिडर कर सकते हो इसको। सो दैट इज योर केस स्टडी। सिंपल सी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम आपको तुरंत में से अप्रोच करना आ जाएगा, बट हाँ, अब देखो थोड़ा आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऐसे ही आप देखोगे सेम इसी में भी है, मोस्टली यहाँ पे भी अगर हम सीधा जंप ऑन तो क्वेश्चन, अगर एक बार मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो देखो, टैक्स, ठीक है, उसके बाद टीडीएस टैक्स, उसके बाद टैक्स, उसके बाद ये भी टैक्स, आईटीसी जीएसटी, जीएसटी, ठीक है, उसके बाद ये भी टैक्स का मैटर, ये भी आईटी, ये पूरा क्वेश्चन ही किसका दे दिया उन्होंने, इनकम टैक्स और जीएसटी। अब आगे की भी केस स्टडीज है, मैं नहीं बोल रहा पूरी ही सारी केस स्टडी, बट अब ये ध्यान में रखेंगे हम कि ज्यादातर आपको टैक्सेशन और इससे रिलेटेड ही आपको केस स्टडी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं आएगी, एफआर और ये सब चीजें को कुछ नहीं आएगा, रहेगा जरूर। हम आगे की केस स्टडी भी कवर कर देंगे, दिस वुड बी अ वेरी मच रेदर बड़ा वीडियो हो जाएगा काफी, तो आगे भी हम उसको कवर करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल मेक एन अप्रोच फॉर यू। ये तो बस हमने एक ओवरव्यू देख लिया किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। सो डू सब्सक्राइब टू सी एच फॉर जुरानी एंड हैंग इन देयर, बहुत सारी चीजें हम लाएंगे टू हेल्प यू एंड ट्रस्ट मी, वी विल मेक दिस सब्जेक्ट सो मच इजियर फॉर यू। ऑन दिस नोट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। और मैं तो अभी गुड नाइट ही बोलूंगा, दिस इज 2 o'clock एट मिड नाइट, सो अट नाइट। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए और जिनके पेपर्स चल रहे हैं उनके तो कोई काम का है नहीं है, वीडियो तो मत देखो, अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।